जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख लिए थे कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग देख लिए थे कहाँ तक, तो यहाँ तक जो विलुप्त 10 विलुप्त होने वाले पक्षियों और पशुओं का नाम यहाँ पे लिखना था। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। यहाँ से हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी जो लेक्चर 1 और 2 3 और 4 तक जो नहीं देखे हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियो को देखकर आ जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। 4 तक अगर आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर जो है 5 होने वाला है। और जैसे कि मैं शुरू में बता दिया था कि जो है इसके फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत 5 गो चैप्टर आया है। उस पाँचों को हम लोग लेके चल रहे हैं, जो कि आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप लोग दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में कि आपका क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीमेंट बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्या तो चूना पत्थर का, देखिए चूना पत्थर का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है कौन, तो चूना पत्थर। इसका जो है 76% उपयोग सीमेंट में वो होता है। यानी सबसे अधिक जो किया जाता है वो सीमेंट उपयोग उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर 16% उपयोग लौह इस्पात में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। और 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष 4% उर्वरक के रूप में कागज तथा चीनी उद्योगों में होता है। क्या तो चूना पत्थर के। तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया कि जो है सबसे अधिक किस में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद लौह इस्पात में, रसायन उद्योग में, फिर उसके बाद जो है उर्वरक कागज़ में, और फिर चीनी उद्योग में। तो ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। तो परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। देखिए वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यह प्रमुख स्रोत, देखिए वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होती है, जिसमें जो है इल्मेनाइट में जो है वेनेडियम, एंटीमनी, उसके बाद ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि आणविक खनिजों से के प्रमुख है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान होता है। तो कैंसर के आप लोग याद होगा कि कैंसर के उपयोग में क्या होता है, कैंसर के उपचार में क्या योगदान होता है, याद कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो है हिमालय जो चीड़ जो होता है कि प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है कि पत्तियों और जो है नींवों, छालों और जड़ों से टैक्सोल क्या किया जाता है, टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। अब यही टैक्सोल जो है कैंसर के उपयोग में काम लाया जाता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोगों के उपचार में के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान होता है, तो याद कर लीजिएगा। टैक्सोल नामक रसायन का किस में प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के रोगों में वो इलाज करने में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है कि जल विद्युत उत्पादन में कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो देखिए जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारण है। तो देखिए जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक निम्न है। और पहला क्या है, लगातार बहती हुई जलधारा। लगातार बहती हुई जलधारा ये भी एक प्रकार के प्रमुख कारण हो जाता है। दूसरा है कि नदी मार्ग में तीव्र ढाल, नदी जो है कुछ इस तरह से रहता है ना, तो तीव्र ढाल की वजह से भी है। जल की धारा में तेज गति, जल की धारा में तेज गति जो है यहाँ पे प्राकृतिक जो है प्राप्त
क्या है तो प्रपात याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक जल प्रपात, संघ औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, संघ औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, ये भी एक प्रकार के है उत्पादन में निम्न क्या है कारक है एक प्रकार के। पर्याप्त पूंजी निवेश, पर्याप्त पूंजी निवेश, अगर आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप लोग को जो है क्या है विद्युत शक्ति उत्पादन कर सकते हैं। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पे है फिर प्राविधिक, प्राविधिक ज्ञान एवं जो है अमर ऊर्जा स्रोत का अभाव, अमर ऊर्जा के स्रोत का अभाव। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए, ये सारा याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमुख कारक होते हैं। तो यहाँ पे 8 को हम लोग देखें, 8 को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन कौन है, यह किस नदी पर है, इसके किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। कहाँ पे है, भाखड़ा नागल परियोजना है। और उस किस नदी पर है तो सतलज नदी पर बनाई गई है। और किस किस राज्य में है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों में को ये जो है राज्यों को लाभ मिला है। तो याद कर लीजिए सबसे पहले कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है भारत की सबसे अगर नदी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो वो भाखड़ा नागल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर बनाई गई थी। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को ये लाभ मिला है। इस जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। ठीक है, इस परियोजना से जो है 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर में हरित क्रांति लाने की में मदद मिली है। तो देखिए यहाँ में सबसे पहले कि 15 लाख हेक्टेयर भूमि को ये क्या करता है, सिंचता है। कौन तो भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि यह जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु व कुटीर उद्योगों का क्या करता है, जल बिछाया गया है। क्या किया गया है, बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है। तो याद कर लीजिएगा राज्यों में लघु और कुटीर, ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछा गया है। तो याद कर लीजिएगा इसमें सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो नवीकरणीय प्राकृतिक के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, प्राकृतिक नहीं, प्राप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। तो वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक या जैविक क्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछली, पेड़ पौधा, वन्य जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो कहेगा नवीकरणीय संसाधन के नाम बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप लोग के सामने, यहाँ पे क्या है कि जैसे में सूर्य के प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, मछली, वन पौधे, वन जीव, पशु पशु जो है, ये सारा चीज़ क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय या ये भी कह सकते हैं कि यह कभी समाप्त भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समाप्त नहीं होते हैं। इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रकाश को हम लोग एक तुरी उपयोग करते हैं तो दोबारा उपयोग उसको में ला सकते हैं। हवा, पानी, ये सारा चीज़ क्या है, तो ये पुनः उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसका गुणवत्ता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तथा इसका भंडारण भी निश्चित होता है। तो वैसे खनिजों को क्या कहते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे कि इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखे गए हैं जो धात्विक हो या अधात्विक, ये एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। और ये इसका जो है भंडारण भी निश्चित है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, यानी इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को हम पुनः बना सकते हैं, एक बार उपयोग कर दें तो जल जाता है, उसको फिर हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः एक बार इन्हें भंडारण समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह ऑक्साइड, मैग्नीज आदि जितने भी खनिज है, ये सारा चीज़ क्या है, सीमित मात्रा में है, जो कि अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है, वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो वन महोत्सव या फिर वन वन संरक्षण और जो है वन विकास के दिशा में जो है उठाई गई एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रति वर्ष नए वन लगाए जाते हैं और 1900 जो है कितना में, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में, ठीक है, 52 ईस्वी में से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। याद करिए गोली जो है यहाँ पे गुठिया होती है, इनमें वन वन के महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श के आगे क्या करना है, कैसे हम लोग आगे वनों को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लगा सकते हैं। आगे की योजना बनाई जाती है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाघ परियोजना जैसे महत्वपूर्ण वन जीव की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए बनाई गई योजना है और बाघ परियोजना एक प्रकार के जो है बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन जीवों को सुरक्षा करने के लिए ये बाघ परियोजना बनाया गया है। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभयारण्य है। इसके अंतर्गत कितने बाघ अभयारण्य है, तो 27 बाघ अभयारण्य है। जैसे जो है उत्तराखंड में कार्बेट, ठीक है, कार्बेट, उसके बाद झारखंड में बेताल, उसके बाद है मध्य प्रदेश में कान्हा, उसके बाद जो है यहाँ पे उड़ीसा में नंदन कानन अभयारण्य बनाई गई है। ये सारा चीज़ बाघ का यहाँ पे जो है कार्बेट नाम है, अभयारण्य के नाम है और किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। जिस प्रकार से बेताल नाम है और कहाँ पे है, तो झारखंड में। कान्हा अभयारण्य, बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। नंदना कानन बाघ अभयारण्य उत्तराखंड उड़ीसा में है, याद कर लीजिएगा। तो है जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनों दिन बाघ की संख्या वृद्धि होने लगी, अच्छा परिणाम मिलने लगा। यानी इससे क्या हुआ कि उसका जो है प्रजातियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस तरह से विलुप्त होने की चांस कम गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है अच्छा परिणाम देखने के लिए मिला। तो अब बिल्कुल आप लोग याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास। देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसा होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है, फोटोवोल्टाइक जो सौर प्लेन होता है, तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जब जो है वोल्टाइल पर क्या होता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है यानी सनलाइट पड़ता है, तो वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है और उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। देखिए कम हम लोग इसको किसी भी प्रकार से इसमें मैंने संसाधन का एक ही सौर पैनल का खाली प्रयोग किया जाता है, घामा में रख दीजिए और यानी सनलाइट में रख दीजिए, वो अपने आप जो है ऊर्जा उत्पादित होने लगेगा, ठीक है। भारत में पश्चिमी भाग में गुजरात राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावना बनी है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहेगा तो जो है राजस्थान और गुजरात में, याद कर लीजिएगा, राजस्थान और गुजरात में ये जो है ये दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का संभावना बनी है और वहाँ पे उत्पादन भी हो रहा है सौर ऊर्जा का। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि भारत में नदियों के प्रदूषण के कारक का वर्णन कीजिए, यानी नदी प्रदूषण कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियाँ के किनारे बनाए जाते हैं यानी अवस्थित है। तो देखिए जितने भी भारत में जो नगर है, बड़े बड़े नगर है, कल कारखाने हैं, वो हमेशा नदियाँ के किनारे बनाई जाती है यानी अवस्थित है। इन नगरों के गंदे जो जल होते हैं, गंदे मल होते हैं, उसको क्या किया जाता है, या कल कारखाने के जो कचरे होते हैं को प्राय नदियों में गिराया जाता है। और जो है जितने भी उद्योगों को कचरा होता है वो हमेशा नदियों में ही बहाए जाते हैं। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन उर्वरक कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियाँ का जल प्रदूषित हो जाते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, जब
हम लोग उर्वरक डालते हैं किसमें, अधिक उपजाऊ के लिए, कृषि करने के लिए। अब कृषि करने के लिए हम लोग अधिक क्या करेंगे, जब उर्वरक डालेंगे, रसायन उर्वरक डालेंगे, तो जब बाढ़ वाला समय आता है, जब बरसात के दिन आता है, तो वह जो है पानी भर कर और लास्ट में कहाँ पे गिरता है, तो नदी में गिरता है। तो इससे भी एक प्रकार के क्या हो जाता है, जल, यानी हमारा नदियाँ का जल जो हो वो प्रदूषित हो जाती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यहाँ पे कि भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो है गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भौतिक गुणों के आधार पर करा पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, और गंगा के मैदान में किन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आंसर लिखे हैं। भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न 3 वर्गों में जो है क्या किया गया है, रखा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 3 वर्गों में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे तीनों वर्गों के नाम लिखा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर याद कर लीजिएगा, ऐसे मिट्टी प्रकार होता है 8-9 प्रकार के होते हैं। ऐसे भौतिक गुणों के आधार पर कहेगा तो 3 प्रकार के। पहला जो है बलुई मिट्टी, दूसरा क्या है चिकनी मिट्टी, तीसरा क्या है जो है दोमट मिट्टी। तो यही 3 को भौतिक के आधार पर रखा गया है, इसके रूप के आधार पर रखा गया है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। अब हम लोग जानेंगे इसका जो है विस्तार। जो है यहाँ पे बलुई मिट्टी, इसमें पंख की अपेक्षा बलुई का प्रतिशत अधिक होती है। यह जल की जो है अधिक सोखती है। बलुई मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है, बालू की प्रतिशत बहुत अधिक हो जाता है, जिसमें यह जो जल जो है अधिक समय तक नहीं टिकता है, यानी जल अधिक सोखता है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, चिकनी मिट्टी नेक्स्ट है कि इनमें जो है पंख का प्रतिशत अधिक होता है। यह जो है मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है, और यह मिट्टी जो है कड़ी हो जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट दोमट मिट्टी जो है इसमें जो है बाल यानी बालू और पाक की मिश्रण बराबर होती है, दोनों मिश्रित होती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है, और कहेगा कि सबसे अच्छी कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी। याद कर लीजिएगा, फिर से हम बोल दे रहे हैं, दोमट मिट्टी कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। याद कर लीजिएगा, चाहे जो भी कृषि हो, कृषि के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। गंगा के मैदानों में सामान्यतः यह मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी जो है गंगा के मैदानों में पाई जाती है। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बढ़िया किए और आप लोग के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई तेल, याद कर लीजिए, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। मुंबई हाई तेल के उत्पादक के जो है परिचय देना है। तो 1973 में मुंबई यानी बम्बई जो था पहले, अब मुंबई हो गया। मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल का वेधन का तेल निकाला गया है। क्या किया गया है, वेधन का तेल निकाला गया है। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह तेल जो है मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115, याद कर लीजिएगा, किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो है सागर सम्राट नाम जल मंच बनाया गया है, और यहाँ पे जो है क्या चीज़, तो सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में जो है सुविधा मिली है। तेल की खुदाई में क्या हुई है, सुविधा मिली है। यह यहाँ जो है यह क्या है, यह महाराष्ट्र में, याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में क्या है कि सम्राट जिसके तेल और खुदाई सुविधा मिली है, महाराष्ट्र में एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसे जो है 1974 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, कि इससे तेल उत्पादन शुरू किया गया है। आज जो है भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र यही है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। याद कर लीजिएगा, आज सबसे ज़्यादा अगर उत्पादक हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो कि इसका शुरुआत हुआ था 1974 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, 1974 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है समन्वय रूप में नदी घाटी से जुड़े विभिन्न समस्याओं को हल करना। देखिए, जितने भी हमारा नदी है, जितने भी बिजली है, हमारा संसाधन में उपयोग कर रहा है, तो ये सारा चीज़ नदी घाटी परियोजनाओं का उपयोग जो है एक प्रकार के उद्देश्य है। यहाँ पे है, इनमें बाढ़ों का नियंत्रण, जब कहीं पे बाढ़ आ गया तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो नदी घाटी परियोजना
परियोजना मृदा अपरदन को रोकता है। क्या करता है? मृदा को अपरदन को रोकता है और सिंचाई एवं पीने के लिए पानी उपयोग करवाता है। उद्योगों में इसका जो है इसका बहुत बड़ा लाभ है। गाँव और नगरों में जल विद्युत उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अंतःस्थलीय जल परिवहन के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा बनी हुई है। कई अन्य सुविधाएं जैसे कि मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य के विकास में शामिल, ये सारा चीज़ क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य किसका? तो नदी घाटी परियोजनाओं का। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इससे हम लोग चलेंगे कि अभयारण्य क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखें और उनकी स्थिति बताएं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। यहाँ पे क्या है कि नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हम लोग जान लिए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फिर से करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद जो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और यहाँ पर अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग के क्लास लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।